All yours, Anilji. थैंक यू डियर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल है, मैं शराबी हूँ। Hi, Anilji. ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की गाइडेंस, मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, ठीक हूँ, जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। पिंक सिटी का धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद भी कि इन्होंने मुझे फिर सेवा का मौका दिया। और ये जो काम पिंक सिटी ने इसको आरंभ किया है, बिग बुक से जोड़ने का, ये बहुत बड़ा कदम है। ये एक नया एक उत्साह लाता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। नॉर्थ जोन में जो आपने लोग जो काम कर रहे हो वो बहुत सराहनीय काम है, लेकिन ये जो बिग बुक का काम, पढ़ने का और पढ़ाने का और उसके भीतर झांकने का, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जनरल शेयरिंग होती रहती है, टॉपिक शेयरिंग होती रहती है, बिग बुक पे भी टुकड़ों टुकड़ों में शेयर होता रहता है, लेकिन समूचे तौर पर निरंतरता में किताब से जुड़ना, किताब के बारे में लोगों से संपर्क स्थापित करना, संवाद करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मेरे जीवन का अनुभव है कि नए मेंबर आपके ग्रुप में 2 तो नए मेंबर जुड़े हैं, उनका स्वागत भी करता हूँ। अमित जी हैं और दूसरे को सुरेश जी हैं, शायद उनका स्वागत है। और बड़े लोग होंगे, कल भी परसों भी मैं देख रहा था, बहुत नए लोग होते हैं जिनको किसी को 2 महीने है, किसी को 3 महीने हुए हैं, कोई 6 महीने और अभी तक उन्होंने किताब को छुआ नहीं है, उनको किताब के बारे में पता नहीं है। कुछ लोग तो स्पॉन्सर लेने की दुविधा में ही है। तो ये जब हम ऐसे प्रयोजन करते हैं, ऐसे हम प्रोग्राम करते हैं, तो नए मेंबर को उनके जो भी संदेह होते हैं, जो भी उनके डाउट्स हैं, उनकी कुछ शंकाएं हैं, उनको दूर करने का बहुत जबरदस्त मौका मिलता है। और मैं मानता हूं कि अगर कुछ भी लोग इस किताब के साथ जुड़ जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि मैं जब ए में आया था तो हमें किताब के बारे में बताया नहीं जाता था। आई केम इन 95। हमें ऐसा समझा जाता था जैसे तुम अभी और बच्चे हो, थोड़ा और निखर के आओ तब किताब को हाथ लगा। और बड़ी देर हो जाती थी, मुझे 6 महीने लग गए शराब से दूर होने में। और जैसे ही मैंने किताब का मुझे समझाया गया, पता दिया गया, मैंने किताब उठाई, उस वक्त मैं हार्डली 70 डेज या 74 डेज सॉबर था। उसके बाद आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं ये समझता हूँ कि नए मेंबर और किताब के बीच कभी भी दूरी नहीं होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके नए सदस्य को, आने वाले सदस्य को किताब उठा लेनी चाहिए, बिग बुक के साथ जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि नए जीवन का जो हम शुरुआत कर रहे हैं, शराब छोड़ने की, शराब छोड़ने के बाद नया जीवन जीने की, उसमें कोई भी और सहारा नहीं है। किताब, हमारी ये जो किताब है, ये एक प्रमाण है कि कोई भी शराबी, इन लोगों की जिन्होंने ये किताब लिखी थी, उनके उनके अनुभव के आधार पर, उनके अनुभव की रोशनी में ठीक हो सकता है। एनी अल्कोहलिक कैन रिकवर। कोई भी, अगर वो कुछ नियमों का पालन करे। ये कल्पना नहीं लिखी गई, जो इन्होंने लिखा है वो उनके अनुभव पे आधारित है। उन्होंने इनको निभाया है, उन पर चले हैं। चलने के बाद उन्होंने कलम बंद किया ताकि हमारी पीढ़ी, हम लोग, हम सब लोग उसके लाभकारी हो सके और नए जीवन को जी सके। तो मेरा ये मानना है कि इस बिग बुक के बिना, इस पे चलना, इसको पढ़ना, इसको समझना और इस पे जीवन व्यतीत करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैंने ऐसा ही किया है। आज से लगभग 26 साल पहले मेरे साथ हुआ था, और आज तक कितनी भी घटनाएं हुई हो, कितना भी दुख आए हो, कितने भी सुख आए हो, कुछ भी हुआ हो, इस किताब ने, इसके प्रोग्राम ने, उन 100 लोगों के अनुभवों ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है, जागृत रखा है, शराब से दूर रखा है और परमात्मा के साथ जोड़ कर रखा है। तो ये बिग बुक की बहुत बड़ी बात है। कल हमारे दोस्त आए थे, जब वो
दूसरे संस्करण के उसकी बात कर रहे थे, उन्होंने आपको अल्कोहलिक्स एनोनिमस के किताब के बारे में बताया, मैं भी सुन रहा था डॉक्टर साहब से पहले जो जो चर्चा हुई थी। उन्होंने उसमें जिक्र किया था, एक शेयर का व्यापारी न्यूयॉर्क से वो एक्रोन जाते हैं और दूसरे शराबी को वो संदेश देते हैं, जो डॉक्टर मॉब थे दूसरे शहर के। 1935 का वाक्य था जो जिसका वो जिक्र कर रहे थे, और तब से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की चिंगारी स्थापित होने की चिंगारी जल गई, और 1939 तक आते आते ये किताब छप गई। ये किताब अप्रैल 1939 में छपी थी, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह समझाया था हमें इस किताब का महत्व क्या है। आज हम इस किताब का, जैसे गुरजीत कह रहे थे, हम इसका शुभारंभ करेंगे, इसका शुरुआत करेंगे। शुरुआत तो जैसे कल डॉक्टर साहब आए थे, कल मेरे दोस्त शेषराज आए थे, परसों सुधीर थे, उन्होंने जो कुछ भी शेयर किया, जो पढ़ के किया, वो भी इसी किताब का हिस्सा है, वो इसी किताब से अलग नहीं है। लेकिन जो जहां से आज हम शुरू करेंगे वो पहला अध्याय पृष्ठ 1 से लेकर 164 सफा, 164 पेजेस, ये मूल हमारा टेक्स्ट है, ये मूल हमारा ग्रंथ है, जिसमें 11 अध्याय है, और 11 अध्यायों में ही बीमारी के बारे में, परमात्मा के बारे में, और अपनी रिकवरी के बारे में, और उससे संबंधित अन्य लेख हैं। उस 164 पद तक हमारा मूल है, जिसमें आज तक कभी बदलाव नहीं हुआ। इस पे चलना, इसके साथ जुड़ना अत्यंत आवश्यक है, मैं ऐसा मानता हूँ। उन्होंने जो कल भाई ने शेयर किया, या सुधीर जी ने परसों शेयर किया, डॉक्टर साहब जो शेयर कर रहे थे, उन्होंने खैर अपना तजर्बा भी बताया, लेकिन हमारा जो 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 बुक में डॉक्टर ओपिनियन है, वो डॉक्टर सिल्कवर्थ का जो दिया हुआ है, उन्होंने वो क्या समझते थे शराबीपन को, उन्होंने क्या लिखा था, उसके बारे में उसकी चर्चा वो बहुत लाभकारी है। कल जो डॉक्टर साहब ने कहा बहुत लाभकारी था, वो उनका उनका अपना अपना भी उनका अनुभव था। लेकिन हमारे जो पहले रोमन जो अंकित नंबर है, वो 1 से लेकर 30 नंबर तक, और चौथे संस्करण में 32 नंबर तक वो रोमन है, जो 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 कल जिन पर जिक्र हो रहा था। अब आज जो हम शुरू करेंगे वो पृष्ठ 1 है, अध्याय 1 है, बेल की कहानी। वो जो कल हम शेरों के व्यापारी की बात कर रहे थे, जो न्यूयॉर्क से एक्रोन गए थे, जिनको शराब से मुक्ति के लिए उनके किसी दोस्त ने एक संदेश दिया था, जिससे उनकी आध्यात्मिकता के कारण, धार्मिकता के कारण शराब से दूरी हो गई थी, और वो लोगों को उन्होंने संदेश दिया, और उन्होंने ज्यादातर काम जो लिखने का था हमारे हमारे प्रोग्राम में, ये उनकी देन है। बिल की कहानी, ये हमारे सह संस्थापक है। ये कहानी शुरू होती है जब मैं इसको हिंदी की किताब में पढ़ूंगा, और जो जिन लोगों के पास हिंदी की किताब है उसमें ये पेज 1 है, पंजाबी की किताब में भी पेज 1 है। इन 2 किताबों का तो मुझे पता है, क्योंकि इनकी ट्रांसलेशन की में ईश्वर ने मुझे जोड़ा था, इसलिए मुझे पता है कि ये जो इन पेजेस में जो अंग्रेजी और पंजाबी के हैं, इन दोनों की ट्रांसलेशन में मैं जुड़ता, इसलिए मुझे पता है कि हमने अंग्रेजी के पेजेस के साथ इनका मेल करवाया था। जो पेज आप हिंदी की अंग्रेजी की किताब का खोलोगे, वही पेज पंजाबी और हिंदी का होगा। अन्य भाषाओं का मुझे ज्यादा पता नहीं है, इन 2 भाषाओं का तो मैं यकीनन तौर पर कह सकता हूँ। इसकी कहानी शुरू होती है, न्यू इंग्लैंड शहर में युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। यहाँ के लिए हमें पैसबर्ग के नए अफसरों को नियुक्त किया गया था। ये अब एकदम जंग की बात, युद्ध की बात शुरू हो गई। आप बड़ी हैरान, क्योंकि ये एकदम कैसे, कहीं कुछ कहाँ जन्मे, कहाँ कौन है, इसका जिक्र क्यों नहीं। बिल ने क्यों यहाँ से शुरू किया, क्योंकि बिल पहले शराब पीते ही नहीं थे, उन्होंने कभी शराब को छुआ नहीं था। ये जहां से इन्होंने जिक्र शुरू किया है, वहीं से वो उनकी शराब पीने की वो घटना ही शुरू हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी बीमारी का, तो ये इस कहानी के 16 पेजेस हैं। पहले उन्होंने कुछ 2 पेजेस में, 3 पेजेस में
अपनी जवानी में उनकी नौकरी, उनके बिजनेस, उनके शेयर मार्केट में उनका ध्यान, उनको फिर शराब पीना, शराब का बढ़ना, फिर उन्हें अपनी फैमिली के बारे में, फिर उनको कैसे शराब ने बर्बाद कर दिया, कैसे उनको संदेश मिला शराब से मुक्ति का, और कैसे उन्होंने रिकवरी पाई। इन पेजेस में उन्होंने इसका जिक्र किया। लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति हमारे लिए एक विशेष है, हालांकि ये हमें कहते हैं रोल मॉडल नहीं होने चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति रोल मॉडल हो सकते हैं। इन्होंने हमें जीवन दान दिया है। इसको 1999 में टाइम मैगजीन में था बिल डब्ल्यू द हीलर। जो 100 लोग थे उस शतक के 100 लोगों में इनका नाम है। ये विशेष है, इसलिए मैं चाहता हूं, मेरा ये मानना भी है कि हमें अपने सह संताप जो हमारा फाउंडर है उनका एटलीस्ट कुछ बचपन का कुछ ऐसा पता होना चाहिए। और बचपन में जो गुजरता है, मैंने पढ़ा भी है, इसको निभाया भी है, चाहा भी है कि बचपन में जो कुछ हमारे साथ घटता है उसका हमारे जीवन पर, हमारे संस्कारों में, हमारे कैरेक्टर पर बड़ा असर पड़ता है। ये मैंने देखा है। हमने जब अभी जब पढ़ाएंगे डॉक्टर बॉब का कहानी भी आएगी, उन्होंने भी अपने बचपन के बारे में बताया है। तो मैं चाहता था कि मैं बिल डब्ल्यू के बारे में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा उनके बचपन से यहाँ तक कि पहुंचे थे वहां तक की छोटी सी बात समझाऊंगा। और जो मैं कहूँगा वो ना तो इंटरनेट से उतारा हुआ है, ना वो सुनी सुनाई बात है। वो बिल डब्ल्यू की एक और किताब है, पास इट ऑन, बहुत बढ़िया किताब है, जिसमें उनके बचपन से लेकर अंत तक के सारे एक्सपीरियंसेस उसमें रिकॉर्डेड हैं, उसमें छपे हुए हैं। मैंने वहां से कुछ अंश निकाले हैं ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। हो सकता है आप लोगों के पास वो किताब अवेलेबल ना हो, या नए होते हैं, हमें वो किताब मिलती भी नहीं, हमारा उसके पास हमारा हाथ नहीं जा पाता, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ। बिल विल्सन, उनका पूरा नाम था विलियम ग्रिफिथ विल्सन। बिल कहीं भी नहीं था, बिल हमको प्यार से उनको बताते हैं। ही वाज बॉर्न एज, उनके माता पिता ने जो नाम दिया था वो विलियम ग्रिफिथ विल्सन था। और वो, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे गले की समस्या है, मैं कैंसर का रोगी रहा हूँ। मेरा जो वॉइस साउंड बॉक्स है उस पर कैंसर था, इसलिए कभी कभी मेरी आवाज लड़खड़ा जाएगी या वो होर्स हो जाएगी, उसके लिए मुझे माफी कर देना। मुझे पानी की जरूरत पड़ती है, फिर भी ईश्वर का धन्यवाद कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ। बिल का जन्म 1895 में 1895 में अमेरिका में वर्माउंट में हुआ था। इनका बचपन बहुत अच्छा नहीं था। इनके पिता और माता की बनती नहीं थी। इनके पिता शराबी तो नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा शराब पीने वालों में थे। अच्छे इंसान थे, लेकिन शराब या कुछ अन्य कारण वो उनकी पत्नी के साथ बनती नहीं थी। बिल अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब वो 11 साल की उम्र के थे तो इनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया, इनका तलाक हो गया। उन दिनों अमेरिका में भी तलाक को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था। बिल को हीन भावना होने लगी, उनको उनका बहुत बड़ा उनको दुख हुआ, उनको झटका लगा। वो उनको ये सहन नहीं कर पाए कि मेरे माता पिता शराब करके, उनको ऐसा लगा कि शराब करके मेरे घर में ऐसा हुआ। उनको हल्का सा दबाव आ गया, वो उदास रहने लगे। खैर, उनकी माता ने, जो स्कूल में टीचर थी, उन्होंने उनको ननिहाल भेज दिया। वो अपने नाना के पास पढ़े रहे। उनके नाना भी एक संपन्न परिवार थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बिल को बहुत प्यार करते थे और बिल उनसे बहुत प्यार करते थे। वो बिल की हर खुशी को पूरा करते थे। लेकिन बिल के मन में जो अपने पिता के या माता की प्रति जो रिजेंटमेंट भरी थी, वो भरी रही काफी देर तक। इतनी देर में जब बिल जवान हो रहे थे, उनका एक लड़की से प्यार हुआ। वो उनके साथ थी, लड़की के होने से उनका जो उदासीपन था वो दूर होना शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेटली उस लड़की का भी देहांत हो गया। ये 1912 की बात है। बिल 16-17 साल के थे।
उस लड़की के देहांत ने बिल को डिप्रेसिव कर दिया। बिल झटक गई। बिल बहुत मेधावी छात्र थी, वॉज वेरी इंटेलिजेंट, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। अपने अपने पढ़ाई में ही वॉज नंबर 1। इन म्यूजिक ही वॉज अ वायलिनिस्ट, वायलिन में उनको नंबर 1। ही वॉज कैप्टन ऑफ द बेसबॉल टीम, नंबर 1। ही वॉज इन स्पोर्ट्स गेम, यू नेम एनीथिंग, ही वॉज टॉप मोस्ट, ही वॉज नंबर 1। और ही वॉज वेरी, उनका जो रुझान था वो साइंस की तरफ बहुत था, खास करके साउंड टेक्नोलॉजी में वो ट्रेन नहीं थे, पर उनका रुझान बहुत था। वो रेडियो बनाना जानते थे बड़ी जल्दी उम्र में। और ये जब हुआ तब बिल को बहुत झटका लगा। बिल बहुत नीचे आ गई। उनको लगभग 3 साल वो डिप्रेशन में चले गए, जैसा उन्होंने लिखा है। और वो जो पढ़ाई लिखाई, वो जो अव्वल था वो उनका खत्म हो गया। वो जो ट्रेड शराबी में होता है कि आइदर टॉप और नो वेयर, आइदर मुझे या सब कुछ है या कुछ भी नहीं, या मैं सबसे आगे हूँ या मैं कहीं भी नहीं। बिल फिर कभी ऊपर नहीं आए, वो कभी फर्स्ट नहीं। उनसे पूछा भी था कि तुम फर्स्ट क्यों नहीं हो, कहते मैं फर्स्ट नहीं आ सकता, मेरा सब कुछ तबाह हो चुका है। क्योंकि मैं फर्स्ट नहीं आ सकता तो मैं कहीं भी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वो इंजीनियरिंग करना चाहते थे, इंजीनियरिंग नहीं कर पाए। वो लॉ करना चाहते थे, लॉ नहीं कर पाए। और वो पढ़ाई में जो अव्वल इंटेलिजेंट इंसान था, वो कोई भी डिग्री या डिप्लोमा हासिल नहीं कर पाए। इसी दौरान उनके उनके जीवन में एक और औरत आई, लड़की आई, वो थी लॉइस। वो उनसे उम्र में बड़ी थी, पर उनका बहुत प्यार हो गया। वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। बिल धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आए। और बिल ने लिखा है कि लॉइस के आने के बाद मैं डिप्रेशन से बाहर आने लगा। उनकी बाद में शादी भी हो गई और उनकी पत्नी लॉइस आगे चलकर एल-एनॉन को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। खैर, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। 1917 में बिल को फौज से बुलावा आ गया और वो फौज में चले गए। बिल ने शराब नहीं पी थी। 1918 में ही 24 जनवरी को उनकी और लॉइस की शादी हुई थी, जब वो आर्मी में ही थी। बिल सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुए थे और फौज में आते ये जो कहानी शुरू हुई है, अब यहाँ से शुरू हुई है। वो फौज में आ गए। फौज में आते ही मस्ती, उल्लास, हर्ष, वो जो लोकल लोग थे उनको बुलाते थे और उनकी बड़ी इज्जत करते थे। इसे हमें बड़ा मजा आता था, बड़ा अच्छा लगता था जब हमें उस शहर का मेयर या दूसरे लोग हमें अपने घर बुलाते थे। ही फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ इट। देशभक्ति थी, उल्लास था, मौज थी, मस्ती थी। बिल को लगा कि मैं जीवन का हिस्सा बन गया। उन्होंने ऐसी कभी खुशी देखी नहीं थी, ऐसी मस्ती कभी देखी नहीं थी। तो ही फेल्ट आई एम नो पार्ट ऑफ द लाइफ। और वो जो, क्योंकि वो आम सिविल सोसाइटी में जाते रहते थे, तो बीच में शराब आ गई। उन्होंने पहली मर्तबा शराब पी। जब शराब पी, बिल को लगा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है। वो बड़े इंट्रोवर्ट बंदे थे, बहुत कम बोलते थे, अंदर ही अंदर सोचते रहते थे। और जब उन्होंने शराब पी तो वो खुल के बाहर आ गए। वो अपने लोगों से खुल के हंसने लगे, बातें करें। पहली मर्तबा ही जिस पार्टी में वो बैठे थे, उन्होंने कहा मैंने बहुत शराब पी, बहुत ज्यादा शराब पी। जब पहली बार एक इंसान के जब कहता है उसके हिसाब से बड़ी ज्यादा पी। बट उनको मुझे कुछ हुआ नहीं। सो ही फेल्ट कि मुझे लगा कि शराब मुझे कुछ कहेगी नहीं। धीरे धीरे वो अकेले थे, फौज में थे, वो शराब उनके जीवन का हिस्सा बन गई। एनीवे, ही वाज नॉट एन अल्कोहलिक। हालांकि एक बार लोइस उनसे मिलने गई थी तो भी उन्होंने शराब नहीं पी थी, लेकिन उनको ये लगने लगा था कि बिना शराब के मैं अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है मेरे। ही फेल्ट इंफीरियर, मुझे अपनेपन घटियापन नजर आता है। इसलिए वो शराब का वो उन्होंने अपना हिस्सा ही बना दिया। फिर उन्होंने आगे लिखा है, वो फौज के सिलसिले में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड का उन्होंने जिक्र किया है। वो क्यों स्पेशली, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा घटना है। इंग्लैंड में विंचेस्टर चर्च की जो घटना है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए बहुत बड़ा इवेंट था। वो बाद में
उन्होंने वो जो यहाँ कबर का जिक्र है, यहाँ फौजी की वो कबर की जो बियर पी के मर गया उसका उन्होंने जिक्र किया है, वो तो अलग बात है। पर जब बिल चर्च के अंदर थे तो उन्हें, हालांकि बिल ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वो एथीस्ट नहीं थे, एग्नोस्टिक थे, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वो उन्होंने एहसास किया उस चर्च में कि उनके इर्द गिर्द ईश्वर है। उन्होंने चाहा, पाया, उनको अच्छा लगा, उनको ईश्वर का एहसास। खैर बात आई गई होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ईश्वर पर विश्वास करने वाले नहीं थे। बाहर आए, वो जो उन्होंने ग्रेव देखी, ग्रेव का जिक्र है, वो भी बात आई गई होगी। बिल फौज से 1919 में बाहर आ गए क्योंकि वो शॉर्ट सर्विस थी, 1.5-2 साल की नौकरी थी, वो पूरा करके he came out of army। अब वो लेफ्टिनेंट रह चुके थे, अच्छे ओहदे पर थे, गर्व था उनको, उनके पास he was a good quality of an officer, he was a good leader also, he was given, उनको इनाम भी दिया गया था। बिल को ऐसा लगा, क्योंकि बिल महत्वाकांक्षी बहुत थे, उनको लगा अब निकलते ही मैं किसी बड़ी फर्म का एमडी बनूंगा या मैं किसी बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चला जाऊंगा, आई कैन हैंडल इट बिकॉज आई हैव लर्न टू मच इन द फौज। बट एक और उनमें एक और बात आ गई थी कि यार इतनी नौकरी करने के बाद फौज की छोटी नौकरी मोटी तो मैं करूंगा नहीं। ये हर अल्कोहलिक की जैसे ईगो काम करती है। बिल, क्योंकि उनके पास कोई टेक्निकल या क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं थी, हालांकि वो बहुत लायक थे, इसलिए उनको नौकरी ढूंढने में दिक्कत आई थी। फिर भी उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी में उनको इन्वेस्टिगेटर की जॉब मिल गई। ठीक थी जॉब, काम चलने लगा, शराब पीते रहे, और साथ साथ बिल में उन्होंने लिखा है, मैं साबित करना चाहता था कि मैं महत्वपूर्ण हूं। ये महत्वाकांक्षा है कि आई प्रूव दैट आई एम समथिंग, मैं हूं। ये जो मेरे अंदर जो हो है ना, वो एक उनको उनको उनके अंदर ही बहुत भर के कूट कूट के भरी हुई थी। वो अपने जॉब करते रहे, और वो उनका अमेरिका में जो शेयर बाजार है न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा, अब जिसको वॉल स्ट्रीट कहते हैं, उसमें उनका आना जाना शुरू हो गया। और जो अल्कोहलिक स्पेकुलेशन, उतार चढ़ाव को उनको पसंद करना, ही वाज अट्रैक्टेड, उनको अच्छा लगा। और लिखा है फिर मैं वो जो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव और शराब, ये मिश्रण बन गया। उनको ये लगा कि बहुत बड़ा एक मैं तैयार करूंगा। बाद में लिखा कि ये मेरी बर्बादी का कारण बन गया। शराब बढ़ने लगी थी, पत्नी शिकायत करती, तो वो एज ए टिपिकल अल्कोहलिक या शराब पीने को कहते यार, जितने भी लोग क्रिएटिव लोग हैं, लेखक, ये जो बड़े बड़े काम करते हैं, आर्टिस्ट लोग, ये सब बड़े बड़े काम शराब पीकर ही होते हैं। उसको वो ऐसे मनामन लेते थे। वो उनसे बहुत प्यार करती, बहुत ज्यादा प्यार करती। उसको ये था कि मैं अपने प्यार से ही इसकी शराब छुड़ा दूंगी। उनका पूरा यकीन था कि ये कहीं नहीं जाएगा, मैं इसकी शराब अपने प्यार से ही छुड़वा दूंगी। खैर जीवन चलता रहा। मैंने लिखा है कि वो अब पैसा और वो शराब और स्पेकुलेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट, ये तीनों ही उनकी जिंदगी का बन गया, आधार बन गया। बिल अपने बिजनेस के सिलसिले में कुछ और सर्वे करना चाहते थे, उसके लिए वो अमेरिका के भ्रमण पे निकल पड़े। उनकी पत्नी साथी और लोइस चाहती थी कि ये फटाफट न्यूयॉर्क से निकले, ताकि ये जो शाम में बिताते हैं वो बार्स में या लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, कम से कम उनसे छुटकारा मिलेगा और ही विल बी अवे फ्रॉम ड्रिंकिंग सोसाइटी। खैर वो चले गए। उन्होंने वो टूर उनका बड़ा कामयाब रहा। उन्हें जो सर्वे किया था, आके जब उन्होंने अपने अपने इंडस्ट्रीज को बताया, या उनके जो वॉल स्ट्रीट के फ्रेंड थे, वो बड़े कामयाब हो गए। ये Anil ji, you are muted. रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं? तो उनको 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 बड़ा उछाल आ गया।
और उनकी जो सर्वे किया था उनसे लोगों को बड़ा फायदा हुआ। बिल को मोटी रकम मिलनी शुरू हो गई। ही स्टार्टेड गेटिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। उनको पहचान मिलनी शुरू हो गई। उनको लोग पूछते थे, उनको पूरी प्रसिद्धि मिल गई, पैसा और प्रसिद्धि दोनों ही मिल गई। बिल, शराबी, पैसा और प्रसिद्धि, तीनों चीजें होनी शुरू हो गई, बौछार होनी शुरू हो गई। बिल और एक्चुअली वो कहते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, आई जस्ट रीड दैट सेंटेंस, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। मैं ताकत और दूसरों को डोमिनेट करने के बड़े सपने देखने लगा, पीने के लिए शराब पीने लगा। पैसा मेरे लिए कभी भी सुरक्षा का साधन नहीं था, यह ताकत और इज्जत की निशानी थी। मैं वह सपने देखते थे कि किसी दिन वह अमेरिका के बहुत बड़े बैंक के पदाधिकारी की बोर्ड में शामिल होंगे। तो ही हैड अ बिग महत्वाकांक्षा, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। और पैसे ने उनको उनको उनका जैसे दिमाग पे चढ़ जाता है, वो चढ़ गया और वो बहुत बेतहाशा शराब पीने लगे। अब शराब दिन रात चलने लगी, लोग उनके साथ जुड़ने लगे, उनके चमचे आगे जुड़ने लगे। जब उनकी शराब बहुत बढ़ गई तो सब चमचे जो जो मौसमी यार थे वो सब उनको छोड़कर चले गए। बिल अकेले ही रह गए। बिजनेस भी उनका चल रहा था, मेरी की बिजनेस बंद हो गया था। बिल वॉज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट। लेकिन उन्होंने ये बात लिखी है कि वो जो भी कुछ होता था, घर में लड़ाइयाँ होती थी, बड़े सीन क्रिएट होते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी पत्नी से धोखा नहीं किया। उन्होंने कभी भी दूसरी औरत के साथ संबंध नहीं बनाए। क्यों कहते हैं कि एक तो वो पत्नी से बहुत प्यार करते थे और दूसरा कहते वो इतनी शराब में मस्त थे कि उनको कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। अब जैसे शराबी करते हैं, फिर उनको लगा यार कोई कोई बहाना जो चाहिए। अब वो उन्होंने गोल्फ खेलने की सोची कि गोल्फ के बहाने से ही मैं अपना दिन रात शराब पीऊंगा, और ये करते भी रहे। उन्होंने वो गोल्फ के बहाने उनको अच्छे पैसे भी खर्चने को मिलते। और वो अब 1929 का रिसेशन शुरू हो गया। जब तक ठीक चल रहा था, शराब चल रही थी, पैसे भी आ रहे थे, फेम भी थी, धीरे धीरे समाप्त तय हो रहा था, पर अभी भी बिल सीन पे थे। 1929 में रिसेशन आया, अमेरिका इकोनॉमी बर्बाद हो गई और साथ ही वॉल स्ट्रीट बर्बाद हो गई। उसके साथ ही सब लोग जो उनके बिल के साथी थे, बिल आप भी बर्बाद हो गए। लोगों ने आत्महत्याएं की। ये देखिए बिल कितने दृढ़ संकल्प वाले थे। जब उनको पता चला कि मार्केट सब बर्बाद हो गया है, लोग मर रहे हैं, तो बिल ने कहा मैं भी आत्महत्या करूंगा। नो, छोड़ो यार, बिल्कुल नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा। कल एक नया दिन होगा, नया दिन होगा, नए संकल्प होंगे, फिर चलेंगे। शराब पी और उनका फिर वो जीने का वही, फिर बर्बाद हो गया था, उनके पास कुछ नहीं रहा। देन ही शिफ्टेड टू कनाडा। उनके दोस्त थे मॉन्ट्रियल, अमीर थे बहुत। उन्होंने कहा तुम मेरे पास आ जाओ। वो चले गए और उनको वहां भेज रही टोक, बिना रोक टोक के, जैसे वो अमेरिका में रह रहे थे वैसे ही वो वहां जाकर उन्होंने जीवन शुरू कर दिया और शराब भी पीते रहे। उनको ये भूल गए कि वो किसी के घर है, किसी पे आश्रित है। वो इस बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर गए। और जब वो ज्यादा शराब पीने लगे तो उन्होंने दोस्त से कहा भाई ऐसा नहीं चलेगा, तुम जाओ। एंड ही हैड टू लीव दैट। वो जो उनकी जो कृपा थी वो उसके अधिकारी नहीं रहे। अब जाए कहाँ? उनका ना घर, ना बिजनेस, ना वॉल स्ट्रीट, एवरीथिंग। बिल हैड नो हाउस एट ऑल। तो अब जाके इन लॉज के घर ठहर गए। अब देखिए शराब ने उनको इनएफिशिएंट बना दिया, काम करने की क्षमता खत्म होती गई। वॉल स्ट्रीट में उनको कोई पहचानता ही नहीं था। एक तो काम नहीं था, जिसकी इनकी शराब करने बदनाम हो गए थे। ही हैड सेड कि कई अगले 5 साल तक मैंने कोई काम ही नहीं किया। देखिए ये अल्कोहलिज्म कहाँ तक बर्बादी का आलम देखिए। और कहते वो चलो नहीं किया, काम नहीं किया। अब 5 साल कहते कोई ऐसा दिन नहीं था कि कोई सांस नहीं थी जब मैंने शराब के बिना काटी। सो दैट मीन एवरी टाइम ही फेल्ट लाइक ड्रिंकिंग। बेचारी लोइस काम करती थी, कमा के लाती थी, और बिल शराब पीते थे, और जब वो घर पे आती थी तो उनको हमेशा लुटके हुए पाती थी। शेर बाजार में उनको कहते भाई यहाँ ना आई, तू जा, यू आर नॉट रिक्वायर्ड हियर। अब बिल शराब लिखते हैं कि अब इट वॉज नॉट ए लग्जरी, अब ऐश का सामान नहीं थी। ही वॉज ड्रिंकिंग कंपल्सरली। उनको मजबूरन शराब पीने, उनको अल्कोहलिज्म का नहीं पता था,
अब उनको मजबूरन शराब पीनी पड़ती थी सवेरे उठने के लिए भी। वो जो शाम के क्लबों की पार्टियां थी, वो जो संगीत चल रहे थे, लाखों की बातें होती थी, हम लाखों खर्चते थे, हाँ 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 होता था, वो खत्म हो गया। वो अकेले घर में बैठे ससुराल में किसी कमरे में बिना नौकरी के पत्नी के पैसों पर वो रोज शराब पीते थे। सवेरे उठते वो जिन का बड़ा गिलास पीते थे, 6-7 बियर पीते थे, तो वो ब्रेकफास्ट करने के योग्य होते थे। कभी कभी कुछ कमाई हो जाती थी तो वो अपने खर्चे वर्चे निकाल देते थे, अदरवाइज उनका बहुत बुरा हाल हो गया। और कभी कभार जब वो नागा कर देते थे तो एक जैसे हम सब में होता है, हाँ यार हो सकता है मैं शराब छोड़, बट ऐसा होता नहीं। बिल धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ती गई। वो जहाँ सास के पास रहते थे, सास भी की भी डेथ हो गई। अब सास की डेथ हो गई, अब देखिए हमारे, मैं अभी अपने बारे में सोचता था, उनकी सास की डेथ हुई थी, बिल वॉज ड्रंक। बिल को पता ही नहीं था कि उनकी सास की डेथ होगी। इनफैक्ट ही वॉज नॉट ड्रंक ऑन द डे, ही वॉज ड्रंक 5 and 6। वो पहले 5-6 दिन से निरंतर शराब पी रहे थे। उनको पता ही नहीं कि कब उनकी वाइफ ने उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया, उनकी अपनी मदर को, यहाँ कब उनकी डेथ हुई। तो ही वॉज सो ड्रंक। और मैं ये समझता हूँ कि हम में से बहुतों के साथ, मेरे साथ तो हुआ, मेरी माँ मर गई और मैं शराब ढूंढ रहा था, मुझे बताया कि आपकी मदर की डेथ हुई। I said यार रुको तो यार, I had a full bottle of whiskey and then कि अच्छा मुझे पता लगा कि मेरी माँ मर गई है। लोग कहने लगे तेरा दिमाग खराब है। मैं तो बिल्कुल ऐसे देखता हूँ, मेरा दिमाग नहीं, हम सबका ही दिमाग ऐसे ही खराब हो जाता है। शराब हमें इतना मजबूर कर देती है। ये बिल उस स्थिति में आ रहे थे। अब बिल को लगा कुछ कमाई की जानी चाहिए। उस रिसेशन के बाद कंपनियां बड़े सस्ते दामों पे बिक रही थी। बिल ने एक ग्रुप तैयार किया कि कंपनियां खरीद लेते हैं एंड विल डू अ बिजनेस। आपको याद होगा डॉक्टर सिलवर्ट के लेख में हमने पढ़ा था, सिलवर्ट ने लिखा था कि ये जो शराबी है, ये ना सोचो कि ये जिम्मेवारी से भागकर शराब पी रहा है। इज नॉट। ये इसको पता है कि ये कमिटमेंट देनी है, इसको कमिटमेंट से पैसा भी मिलने वाला है, बट बेचारा शराब पी लेता है। वो शराब पीने के बाद मजबूर हो जाता है, वो अपनी कमिटमेंट से नहीं भागता। वो अपनी जो क्रेविंग हुड़क उठी है पीने के बाद, उसको सेटिस्फाई करने के लिए पीता रहता है। और वो जो कमिटमेंट थी वो फेल हो जाती है, उसको नुकसान होता है। बिल के साथ यही हुआ। उसने ग्रुप बनाया, फायदा होना था, बट अनफॉर्चुनेटली ही पिक्ड अप अ ड्रिंक एंड वो सारा जो ढांचा तैयार किया था वो बर्बाद हो गया। अब उसको आया कि अब छोड़नी है, आत्मविश्वास, मैं अपने विल पावर सब गैदर करूंगा, आई डू एवरीथिंग एंड आई स्टॉप ड्रिंकिंग। अब शराब छोड़नी ही पड़ेगी। लोहित भी बड़ी खुश होगी, अब लगता था शायद ये मान जाएगा, करेगा, क्योंकि बर्बादी बहुत हो चुकी थी। लेकिन कुछ देर के बाद जनाब फिर शराब पी रहे थे। वो कहाँ उनका संकल्प, कहाँ वो विल पावर, कहाँ रेजोल्यूशन, जो हमने बर्थडे रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, वो कहाँ गए, उनके संकल्प कहाँ गए। उनका लगा मैं पागल तो नहीं हूँ कि किसी ने गिलास सिरकाया और मैं ऐसे पी गया जैसे पानी पी रहा हूँ। तो ही वॉज नॉट नोन कि ये हो क्या रहा है। खैर उन्होंने फिर दोबारा अपने उस दृढ़ विश्वास को दोबारा साबित करने के लिए कोशिश की, बट देन आफ्टर फ्यू डेज वो फोन करने गए एंड ही सेड ही वाज ड्रिंकिंग। और जैसे हम आम करते हैं, अब पी लिए यार तो पी लिए, अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं पी लिए, अब आगे से नहीं पीऊंगा, अब तो 2-4 पैक पी लूं फिर छोड़ दूंगा, वही सिंपल, कोई बात नहीं, अब मुझे पता लग गया एंड आई डू इट। लेकिन वो नहीं, उन्होंने फिर पी। और पीने के बाद उन्होंने जो जिक्र किया है, वो लोनलीनेस, वो डिप्रेशन, वो रिमोर्स, वो जो शराब पीने के बाद रात को हमें हमें अपनी एहसास होता है कि मैं मर रहा हूँ, मौत बड़ी करीब आ रही होती है। इन बिल को भी एहसास होने लगा, अननोन खतरे आने शुरू हुए, मरने का भय, सड़क पार करूंगा कोई मुझे बस ना ट्रक ना नीचे दे दे, वो अननोन फियर बिल को आने लगे। वो कोशिश करते थे फिर गिर जाते थे, कोशिश करते थे फिर गिर जाते थे। उनको पता लगा मार्केट और गिर गई, शेयर मार्केट और गिर गई। अब देखिए फर्क, जब पहले गिरी थी 1929 में, लोग सुसाइड कर रहे थे, बिल से नो, आई नॉट डू इट, टुमारो विल बी अनदर डे। लेकिन अब उनका मनोबल कितना डिटेरिएट हो गया था। वो जो बड़ा दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था, वो कहाँ पहुंच गया,
वो कहने लगा मैं आत्महत्या कर लूं। फिर दिमाग में आया यार अभी नहीं, अब ये नहीं कि नहीं करूंगा, अभी नहीं, मीन ही हैड सुसाइडल टेंडेंसी। अब उनकी सुसाइडल टेंडेंसी जागी। उन्होंने लिखा है, वो कभी जहां उस खिड़की पे झूल जाते, जहां जहर रखी थी, ही वांटेड टू हैव पॉइजन, फिर वो सोचे मैं खिड़की से छलांग मार दूंगा। उनको ये भय रहता था कि मैं सुसाइड खिड़की से छलांग मार दूंगा, इसलिए वो फर्स्ट फ्लोर पे लिखते नहीं थे, वो नीचे गद्दा लेके अपने निचले फ्लोर पे आ गए, मैं कहीं सुसाइड ही ना कर दूं। अब वो डॉक्टर को बुलाया, उनकी पत्नी ने, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर जो करते हैं उन्होंने वो किया, उनको नींद की गोली या सेडेटिव जो उनका टेपर ऑफ करने के लिए वो दे दी। ये सब हम सब के साथ ऐसा ही होता है। और अगले दिन होता क्या है, मैं शराब भी पी रहा होता हूँ और गोली भी खा रहा होता हूँ। मिल साहब के साथ यही हुआ, he was drinking also and he was having sedatives also, और बिल सफर यहाँ पे मेंटल इम्पेयरमेंट, उनको दिमागी तौर पर वो हिलने लगा, उनकी उनकी वो ही वाज नॉट इन ऑर्डर, वो डिसऑर्डर हो गया। उनको लगा, और लोग कहने लगे कि ये तो पागल हो जाएगा। बिल्कुल लगा कि शायद ये ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। मैं वो खाते भी बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ शराब पीते थे, वो गोली खाते थे, और वो बहुत कमजोर हो गए। He had lost 40 pounds weight. अब पहली बार उनको लगा कि घर में बात नहीं बनेगी। He was to be hospitalized. उनको हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में टाउन हॉस्पिटल था। ये बिल के जीवन का ऐसी घटना थी जो बड़ा महत्वपूर्ण रही। उनको वहां डॉक्टर सिल्कवर्थ मिले। उनके जो मालिक थे चार्ली, वो वहां एक किस्म का उपचार करते जिसको बेलाडोना, आपने जब पढ़ा होगा तो बेलाडोना, वो बेलाडोना उनका एक अपना जड़ी बूटियों से इलाज करने का ढंग था, जो चार्ली का ही था। इट वॉज नॉट मेडिकली प्रूव्ड, उसके कोई रिकॉर्ड नहीं थे। बट देन हाइड्रोथेरेपी, बेलाडोना, ये सारे उनके लोकलाइज्ड तरीके थे शराबी को डिटॉक्सिफाई करने के। बिल को वहां रखा, लेकिन बिल ठीक हुए या ना, बिल को वहां डॉक्टर सिल्कवर्थ मिले। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कहा तू मूर्ख है, यू आर नॉट ओनली सिक। उन्होंने सिकनेस की बात बताई। एल्कोहलिज्म को सिकनेस नहीं कहते थे, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इसको सिकनेस और इलनेस का नाम दिया कि यू आर नॉट ओनली सिक बाय माइंड, यू आर सिक बाय बॉडी ऑल्सो। तुम शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार हो। तुम मानसिक तौर पर, तुम्हारा ये हमेशा शराब की सनक रहती है, और जब शराब पी ले रहते हो तो तुम्हें फिनोमेनन ऑफ क्रेविंग, वो जो डॉक्टर साहब बता के गए थे, तुम्हें हुड़क होती है। यू आर सिक बाय माइंड एंड बॉडी। तुम एक बूंद भी शराब की नहीं पी सकते, और विल पावर तुम्हारी कोई नहीं काम करती, फॉरगेट इट। और मामलों में तुम्हारी विल पावर कितनी भी स्ट्रांग हो, शराब के मामले में तुमने इसको खो दिया है, इसका कोई भी महत्व नहीं रहता। ये मेरे को बड़ी जची बात, बस यही बातें हैं कि मैं शराबी हूँ, बीमार हूँ, मानसिक शारीरिक बीमारी है, ये मैं मेरे ये क्रेविंग होती है, मैं शराब पी नहीं सकता, बस हो गया जी। मैं आगे से ये करूंगा। आगे हमारे ए में बड़े लोग आते हैं, अच्छा ये बात है जी, वन डे एट ए टाइम, ये हो गया जी। वो ए में नहीं आते, बाहर चले जाते हैं 10-15 मीटिंगों के बाद, अब मैं घर में करके देखूंगा, फिर मार मूर खा के दोबारा आ जाते हैं, अगर भगवान ने कृपा की। ये मिलने का सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान ठीक करेगा। हुआ नहीं आत्मज्ञान, किसी को ठीक नहीं करता। और फिर भयानक दिन आ गया, जनाब ने फिर शराब पी ली। अब ये 1934 की बात है। इन समर ही वाज ब्रॉट टू द सेम हॉस्पिटल अगेन। उनकी पत्नी लाई। इस बार डॉक्टर सिब्बत ने कहा भाई नो, अब नहीं, अब ये जाएगा, इट इज द एंड। पर्दा गिर गया। अब या तो इसका हार्ट फेल होएगा, या इसको वेट ब्रेन, इसका इसका जो दिमाग है वो गोभी बन जाएगा। ये डराने वाली बात नहीं थी। हम शराबियों के साथ ऐसे ही होता है, हमें लकवा मार दिया, हम मर जाएं, इट्स ऑल राइट। शराब पी के मर गया, बड़े लोग मर जाते हैं। मुझे प्रॉब्लम आती है अगर मुझे लकवा मार गया या मेरा दिमाग गीला हो गया। दिमाग गीला मतलब आई बी वेट ब्रेन, मैं जैसे मंजे पे पड़ूं वैसे ही पड़ा रहूंगा, एक आलू की तरह या गोभी, सड़ी हुई गोभी की तरह। इन्होंने डॉक्टर ने कहा कि either have a wet brain or you have a heart failure। इसको इतने विड्रॉल्स आ रहे हैं, ये कहाँ पर है, ये मर जाएगा। इसको या तो तुम किसी बंदे के सपोर्ट कर दो, इसका ध्यान रखे। हमारे हिसाब से इसका और कोई भी इलाज नहीं। ये थी हमारे महान डॉक्टर की राय। मेरे को पता लग गया, कहता मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था
उनको अफसोस ये था कि मैं इतना इंटेलिजेंट, दुनिया भर के लोगों की समस्याएं दूर करता था, सब कुछ पता था, फिर भी मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सका। मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, मैं उसके लिए भी शराब नहीं छोड़ सका। वो बड़े मजबूत थे और उन्होंने एक अगला पैरा लिखा है। बिल रिकॉग्नाइज ऑथर नहीं थे, वो अंग्रेजी के नॉवलिस्ट नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने लिखे हैं वो शब्दों का चयन एक महान लेखक के रूप में बिल को बताता है। अपने पर सहानुभूति के दलदल में फंसा हुआ मैं ऐसा अकेलापन और निराशा महसूस कर रहा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं चारों तरफ से रेत के दलदल में फंस गया। मुझे मेरे से अधिक ताकतवर प्रतियोगी मिल गया। मैं हर तरफ से घिर चुका था। शराब मेरी मालिक थी। अल्कोहल वाज माय मास्टर। यहाँ वो ताकत रहित शराब को अपना मालिक मानते हैं। He admitted his powerlessness over alcohol without asking us. लेकिन वो जो दलदल में हाथ मारते हैं उन सब शराबी, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, ये करो, कम करो, विस्की बदलो, जगह बदलो, हाथ पैर मारते हैं, शराब छोड़ने की नहीं सोचते। बिल कहते हैं वो दलदल के असूल है, जितना दलदल में हाथ मारेंगे हम उतना धंसते ही चले जाते हैं। बिल के साथ यही हो रहा था। फिर वो फिर बाहर निकले उसी हॉस्पिटल से। बिल ने, मैंने कहा उन्होंने जो लिखा है अब, इट वॉज, कहते कितना अंधेरा होता है सुबह होने से पहले। ये कितनी उनकी उनकी एक इंट्यूशन थी। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट डिबॉच। मेरे दुखों के अंत की शुरुआत थी। मुझे चौथे आयाम में, मुझे सृष्टि के अस्तित्व के चौथे आयाम में गुलेल की तरफ फेंका जाना था। I was thrown into, I was rocked into the, I was to be catapulted into the fourth dimension of existence. मीन मुझे आध्यात्मिकता के में जाना था। उनको एहसास हुआ कि इसका कोई इलाज नहीं, मुझे आध्यात्मिकता के जहान में जाना ही है। एक इंट्यूशन थी, क्या था ईश्वर जानता है, लेकिन ये सच हुआ। उनके दोस्त की फोन आ गया। दोस्त कहने लगा मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। उनका दोस्त था एबी, बचपन का दोस्त था, एबी थैचर। वो बचपन में कच्ची शराब पीते थे। वो बिल से मिलना उनके घर आना चाहते थे। बिल को पता था कि वो शराबी है, उसको सजा हो गई थी और उसकी पत्नी उनको मेंटल अजाइलम में भेजना चाहती थी। अमेरिका में तब भी शराबीपन का कोई इलाज नहीं था। An alcoholic was sent to a mental asylum. He was not treated, he was only sent to the mental asylum for rehabilitation. अब जब वो को पता लगा, उन्हें बिल कहते हैं ये इट वाज ओएसिस, ये हरियाली थी, रेगिस्तान में हरियाली का होना। शराबी कितना उदास होता है। एक दोस्त आ रहा है, उसको लगा वाह क्या खुशी की बात है यार, मजा आ गया। क्योंकि शराबी का जीवन बहुत उदास होता है, निर्जन होता है, रेगिस्तान की तरह। एक कोई खुशी होती नहीं, एक दोस्त का आना ही उसके लिए बहुत खुशी का एहसास हुआ। उनका दोस्त आया, उन्होंने दरवाजा खोला, उसको देखा ये तो बदला हुआ है, बैठाया तो शराब का गिलास बढ़ाया पीने के लिए। वो कहता मैं नहीं पीऊंगा। क्या हुआ? कल कुछ नहीं, मैं धार्मिक हो गया हूँ, आई हैव गॉट अ रिलीजन। अरे उनका बिल गई यार, इसका मतलब ये है कि ये पिछले साल टक्कर मेरे जैसा, अब इसने धर्म ले लिया है, अब ये सारी रात मुझे धर्म का उपदेश देने आया और कुछ नहीं। Now he is going to make a noise of his religion. खैर कोई बात नहीं, मेरे पास बड़ी शराब पड़ी है, मैं पीता रहूंगा, इसने जो बोलना बोलता रहे, एक कान से सुनूंगा दूसरे कान से निकाल दूंगा। तब उसने बताया कि उसके साथ हुआ क्या। उसने कहा मुझे सजा हो रही थी, मुझे पहले पत्नी मेरी मेंटल असाइलम में भेज रही थी, फिर मुझे कुछ शराब के कारण जज मुझे सजा दे रहे थे कचहरी में। दो लोग आए। वो दो लोग कौन थे? वो दो लोग ऐसे थे जो शराब छोड़ चुके थे। उन दिनों आपने कल सुना होगा, ऑक्सफोर्ड ग्रुप नाम की संस्था, वो ईसाई धर्म की एक आध्यात्मिक और धार्मिक संस्था थी, जहां लोग अपने पापों के लिए आते थे, जुआ छुड़वाने के लिए, सिगरेट एडिक्शन, शराबी भी जाते थे, यहाँ शराब भी छूट जाती थी। उनके कुछ नियम थे। उनके वो जो दो दोस्त थे, जो दो लोग आए थे, उसमें एक लॉरेंस थे, एक शायद और अन्य क्या नाम था, यस ग्रेस, मिस्टर ग्रेस। वो आए थे, वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से, कि भाई हमारे पास एक आध्यात्मिक रास्ता है शराब का, अगर इसको हमारे हवाले कर दो तो हम कोशिश करेंगे ये ठीक हो जाए। और हुआ भी, वो उसको ले आए।
वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के नियमों को करके एबी ने शराब छोड़ दी। और उस संस्था का नियम था, आप ठीक होने, जैसे हमारे है, आप ठीक होने के पश्चात इस संदेश को आगे लेके जाइए। और वो अपने दोस्त को वो संदेश देने आया था कि शराब से मुक्ति पाई जा सकती है। वो बिल उन्होंने कहा कि मैं, अगर तुम सुनना चाहो तो। बिल कहता मैं सुनना क्यों ना चाहता, मैं तो मर रहा था, मैं जरूर सुनना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो भगवान की बात करता था, बिल का मुंह लटक जाता था। वो भगवान का बात तो बहुत पीछे छोड़ आए थे, भगवान को तो वो मानते ही नहीं थे, वो नास्तिक नहीं थे, लेकिन वो आस्तिक भी नहीं थे। वो बीच में जिनको अगेयवादी कहते हैं, जिनका पूरा चैप्टर लिखा है, वो उनमें से थे। वो जो उसकी बात सुन रहे थे, तब उनको अपने नाना की बातें याद आ रही थी। उनके नाना, वो कोई नाना के साथ रहे थे, बड़े प्रभावित थे। तो नाना उनके ये कहते थे कि प्रकृति का एक संगीत है, और लेकिन ये चर्च का पादरी नहीं बताएगा कि उस संगीत को मैं कैसे सुनूंगा, ये मैं अपनी आध्यात्मिकता से सुनूंगा। वो बिल भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते। उनका विचार था कि धरती, इस सृष्टि में कोई लय है, कोई संगीत है, कोई नियम है, कोई प्रकृति में, पर कोई कुर्सी पर बैठा कोई ईश्वर स्वर्गों से चला रहा है, ऐसा नहीं है। उनका कोई कॉस्मिक पावर हो सकती है, हम ब्रह्मांड की शक्ति कह सकते हैं, ब्रह्मांड की सोल कह सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। उनका मानना था कि ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, ही इज नॉट नोएबल, और व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं कि वो ईश्वर को जान सके। वो एग्नोस्टिक थे। जब आप एग्नोस्टिक चैप्टर अगेयवादी पढ़ोगे तो उसके बारे में आपको पता लगेगा कि कैसे अगेयवादी भी ईश्वर को मानने शुरू हो जाते हैं, जैसे हमारे बेल साहब हुए थे, और कैसे वो धार्मिक और आध्यात्मिक भी हो जाते हैं धीरे धीरे प्रोग्राम करते हुए। उन्होंने लिखा है कि मैं निजी धर्म से बड़ा खिलाफ था, मुझे चिढ़ सी जब कोई मेरे निजी भगवान की बात करते थे। मैं ईसा मसीह को महान आत्मा आदमी तो मानता था, लेकिन भगवान नहीं। उनके वचन अच्छे लगते थे, उनकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो मैं अपना लेता था, लेकिन मैं उनको भगवान नहीं मानता था। उनका ख्याल था कि धर्मों के कारण ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये बंटवारे, ये कोई भगवान का काम नहीं है। शैतान है तो वही दुनिया पे राज करता है। लेकिन उनके सामने उनका दोस्त बैठा था, वो बार बार यही कह रहा था, मेरे लिए भगवान ने वो किया है जो मैं कभी नहीं कर सकता। एक कुछ शक्ति है जिसकी जिसकी जिसके अंदर मेरे प्रवाह हो रहा है, उस ऊर्जा ने मुझे शक्ति दी है, मैं शराब से दूर हुआ हूँ। डॉक्टर ने लाइलाज घोषित कर दिया, विल पावर बिल्कुल नहीं चली थी। अचानक मुझे कचरे के ढेर से निकालकर जीवन के उस स्तर पर लाया गया जहां उसका जीवन उसके अतीत के सबसे अच्छे समय से भी बढ़िया था। विल, ये इसके अंदर ताकत कहां से आ गई? ये जो बातें कर रहे हैं, इसको ताकत कहां से? इसके अंदर तो उतनी ही ताकत है जितनी मेरे में है, और मेरे में तो कोई ताकत नहीं, तो इसमें कहां से आ गई? उसने उसने बताया, क्योंकि उसको लगा कि ये तो कुछ चमत्कार ही है। बिल चमत्कार को, जो भगवान को नहीं मानता, वो चमत्कार को कैसे मानेगा? तब बिल को थोड़ा बदलाव शुरू हुआ, लेकिन फिर उसके जो ब्याज था परमात्मा के प्रति, वो बार बार उभर जाता, वो फिर आड़े आ जाता। तभी वो जो उनका दोस्त था अभी, उनकी मनोदशा को समझ गया। वो कहने लगा, यार तू नहीं मानता ना सही, ईसा मसीह को नहीं मानता, धर्म को चल छोड़, तू अपना ही कोई धर्म मान ले, तू अपना ही कोई भगवान चुन ले, अपनी पसंद का चुन ले, जो तू चाहता है वही चुन ले। ये एक नया, ये हमारी ये नया ही कोई एक स्वभाव सुझाव था। मेरे को पसंद आया। मेरे को उसको लगा कि अगर मान लो मैं कोई भी मान लेता हूँ, उच्च शक्ति माननी है, इनमें भी मैं आज नहीं यकीन करता कि ईसा मसीह भगवान है, या कोई राम कृष्ण अल्लाह, या कोई भी भगवान है, बट देन आई कैन बी विलिंग टू हैव फेथ कि मैं, हाँ यार, मैं तैयार हूँ कि मैं मान लूंगा, आई एम विलिंग टू हैव बिलीव इन द हायर पावर। उसको भगवान का नाम ही देता, तो चल यार तू यहीं से शुरू कर दे। तो यहाँ से भी शुरुआत, और बिल ने यहाँ से ही शुरुआत की। और हमारे ग्नोस्टिक चैप्टर में लिखा हुआ है, वी नीड नॉट बी गो टू अ रिलीजन। हमें कोई धर्म से, अगर मैं इस छोटी सी विलिंगनेस से शुरू कर सकता हूँ, यस आई एम विलिंग टू बिलीव इन पावर ग्रेटर देन मी, ताकि मैं सरेंडर कर सकूं, अपने आप ईश्वर बनना छोड़ दूं। इसका भाव उद्देश्य तो ये है। जब उनको, अब जब उसने ऐसा माना, तब वो जो मैं विंचेस्टर चर्च की बात कर रहा था, जब बिल शुरू में पहले समय में जब उन्होंने गनर की बात की थी, तब बिल ने जो महसूस किया था, अब वो एकदम सारे का सारा बिल को याद आने लगा।
उन्होंने क्या कहा, उस समय मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि जब भी हम मनुष्य ईश्वर की बहुत अधिक जरूरत महसूस करते हैं तो वह हम पर अवश्य कृपा करते हैं। अतः एक लंबे समय के बाद मैंने ईश्वर की सत्ता को देखा, महसूस किया और उसमें विश्वास किया। घमंड, गर्व, पूर्वाग्रह मुझसे छटक के दूर हो गए। इसके बाद मेरी दुनिया बदल गई। अब came to believe a power greater than can believe। अब अगला जो पैरा है वो एक बुनियाद है सारे प्रोग्राम की। ईश्वर जो उसको समझना है वो क्या कहते हैं। मेरे गिरजाघर के अनुभव को जो उनको पहले पेज पे जिसका जिक्र किया था, वास्तविक अर्थ पूरी तरह से जाना। एक क्षण के लिए मुझे ईश्वर की जरूरत महसूस हुई। आई नीडेड गॉड, आई वांटेड, मैंने उनको चाहा। ईश्वर को पाने की एक विनम्र इच्छा जागी और ईश्वर मेरे साथ। परंतु तुरंत ही ईश्वर के मेरे साथ होने का एहसास गायब हो गया। उस दुनियावी शोर शराबे में खो गया जो मेरे भीतर चल रहा था। तब से मेरी स्थिति ऐसी है, मैं अकल का कितना अंधा हूं। दिस इज वॉट हैज हैपेंड टू ऑल ऑफ यू। जो बिल जिक्र करना चाहते हैं, अंदर आत्मा से आवाज आती है, वो बात करती है। भगवान कहीं और नहीं, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ही इज विद इन अस। व्हेन फाइनल एनालिसिस दैट गॉड कैन बी फाउंड विद इन अस। उसको भी बिल्कुल महसूस हुआ कि मेरे अंदर से भगवान बोलता है। मैं सुनता नहीं, उसकी आवाज कमजोर है, मैं सुनना नहीं चाहता। मेरे अंदर शोर शराबा इतना है, बाहर के ठेके की शराब इतनी पावरफुल नहीं। मेरे अंदर के ठेके अंदर मेरे चले हैं, वो जुर्म ढाते हैं, वो मुझे बर्बाद करते हैं। जब तक अंदर के ठेके बंद नहीं होंगे, बाहर के ठेकों को कुछ नहीं किया जा सकता। अंदर के ठेके बंद करना बहुत जरूरी था। बिल्कुल समझ आ गई कि अंदर के शोर शराबे को बंद करना पड़ेगा। तब जो अंदर का बेईमानी, स्वार्थीपन, डर, सैकड़ों ये इनको बंद करना पड़ेगा। तब बिल को एहसास हुआ कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। उसको तरीका पता लगा, उसको समझ आ गई। उन्होंने कहा मुझे हॉस्पिटल ले चलो। 11 दिसंबर 1934 सवेरे उन्होंने बियर पी थी, वो अस्पताल में दाखिल हो गए। फिर डॉक्टर सिंकवर्थ के पास और उनको जबरदस्ती शराब से अलग की। कई बार हमारे दोस्तों के हाथ से शराब का गिलास नहीं पीता, कोई बड़ी बात। इन दैट केस ही कैन बी हॉस्पिटलाइज्ड। बिल वाज हॉस्पिटलाइज्ड क्योंकि ही कुड बी सेपरेटेड। उनको लिखा है आई वाज सेपरेटेड फ्रॉम अल्कोहल। इलाज ठीक हुआ, विड्रॉल आने लगे शराब के बिना, तो ही सेड कि ओके। लेकिन जो बिल ने आगे किया असली तो वो है। इस किताब का, इस प्रोग्राम का सारा दारोमदार ही वो बिल का वो अनुभव है जो बिल महसूस करने वाले हैं। बिल क्या कहते हैं, बिल के जो जो उनके पास उनका दोस्त भी आया था, वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से उनको क्या बता के गया। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में 4 नियम बताए थे उसने। पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण पवित्रता, पूर्ण निस्वार्थता, पूर्ण प्रेम, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट प्योरिटी, एब्सोल्यूट सेल्फलेसनेस एंड एब्सोल्यूट लव। इन 4 नियमों को अपने घर को साफ करो, अपनी आत्मा को साफ करो, लोगों से जो दुख दिया उनको उनसे माफी मांगो, उनसे भूल सुधार करो और इस संदेश को लोगों में जाओ और परमात्मा की तरफ सरेंडर करो। बिल ने ये किया। शराब छोड़ने का तरीका ये है। क्या था, बिल ने क्या लिखा है। मैंने विनम्रता पूर्वक अपने आप को ईश्वर जैसा मैं उसमें उन्हें समझता था, जानता था, गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैंने अपने आप को बिना शर्त अनरिजर्वली उनकी देखरेख और निर्देशन में देने का मैंने फैसला किया। कंप्लीट सरेंडर। मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि मैं अपने आप में कुछ नहीं, और माई सेल्फ आई एम नथिंग। तुम मेरे पास आकर रहो, जैसा चाहते हो वैसा करो, ईश्वर के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैंने सख्ती से, अब देखिए, मैंने सख्ती से अपने पापों का सामना किया। आई सॉ माई सिन। बड़ी रिजिडली मैंने अपने पापों को देखा, कोई रियायत नहीं की अपने साथ। मैंने पापों को स्वीकार किया। हाँ, मैं बेईमान हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैंने लोगों के हक मारे हैं, लोगों को तंग किया है, और
मैं पूरी तरह तैयार हुआ कि मेरा नया बना मित्र मीन भगवान, अंग्रेजी में कैपिटल में है न्यू फ्रेंड, इन्हें जड़ से दूर कर दे, रूट एंड ब्रांच। फिर कहते हैं तब से मैंने शराब नहीं पी। ये बिल का अनुभव था। ही सरेंडर्ड, he did his third step, he did his fourth step, he did inventory, he shared, लिखेगा, and then he said since then I did not drink। उन्होंने लिखा है पेज 59 पे, नीचे लिखे कदम हमने लिए जो शराब की मुक्ति के लिए सुझाए जाते हैं। हम माने या ना माने, हम नहीं 2 साल लगा दे, साल लगा दे, 10 साल लगा दे, नहीं करेंगे। बट बिल ने जो किया, बिल ने वही लिखा। बिल ने लिख के नहीं किया, बिल ने जो किया, बिल ने वही कदम बंद किया। उन्होंने ये किया और फिर शराब छोड़ी। शराब छोड़ने के बाद नहीं किया जैसा हम लोग करते हैं। फिर उनका स्कूल का मित्र वहां आया, अपनी समस्याओं का शेयर किया। तब कोई स्टेप नहीं थे, कोई ए नहीं थी, कोई किताब नहीं थी। वो जो ऑक्सफोर्ड के ग्रुप ने उनको जो संदेश मिला था उसी के हिसाब से बिल अपना काम किए जा रहे थे। हमने उन लोगों की सूची बनाई जिन्हें मैंने कष्ट पहुंचाया था, जिन्हें मुझसे रोष था, रिजेंटमेंट। मैंने उन लोगों से संपर्क करके अपनी गलतियों को स्वीकार करने की इच्छा जाहिर की। I was ready to make amends with a list of person whom I have harmed, जिसको 8वां कदम कहते हैं। मैंने कभी उनकी आलोचना नहीं करनी थी और अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार सभी विवादों को सुलझाना था। This is what he is planning and that is the working of from first to the 9th step। अब यही नहीं खत्म हुई। अब उसने क्या किया है, मैंने अपने भीतर विकसित हुई ईश्वरीय चेतना, गॉड कॉन्शियसनेस के द्वारा अपने आप को परखना था। सामान्य ज्ञान अब असामान्य बनने वाला था। और उन्होंने कहा, मेरे दोस्त ने क्या कहा, जब भी मुझे कहीं संदेह हो तो मुझे शांति पूर्वक एक स्थान पर बैठकर अपने ईश्वर से अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए निर्देशन और शक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। टू नो गॉड विल फॉर मी एंड टू पावर टू कैरी दैट आउट। उन दिनों ये भाषा नहीं थी, ये बिल ने इजाद की थी जब वो ठीक हो गए थे। बिल ने वही किया, अपना संपर्क, सुचेत संपर्क ईश्वर के साथ बनाया, आध्यात्मिकता की स्थिति को बढ़ाया और ईश्वर से कहा, बता मैं क्या करूं, तू मेरे गाइड कर, गिव मी द गाइडेंस, और जो तू कहे उसके करने के लिए अपनी शक्ति भी दे। मैं बिल्कुल कुछ नहीं, मैं बिल्कुल शक्तिहीन हूँ, मैंने तुझे सौंप दिया जो कुछ है, और जो अच्छा बुरा है वो मुझे दे। दिस इज द स्पिरिचुअलिटी व्हिच बिल इज टॉकिंग अबाउट। अब उन्होंने कहा, अपने लिए कभी नहीं मांगना, दूसरों के लिए मांगो, तब तुम्हें बहुत। हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, टेक अवे माय डिफिकल्टीज that victory over them may bear witness to those I may help of thy power, thy love and thy way of life। मैं ये करता हूँ कि अनिल की समस्याओं को दूर कर दो ईश्वर, ताकि उन लोगों की जिनकी मैंने मदद करनी है उनके लिए सबूत हो, उनके लिए गवाही बन सके। दैट इज आई एम आस्किंग फॉर अदर्स, नॉट फॉर मी। और मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने, बिल ने कहा, अपने लिए कभी मत मांगो। भगवान तुम्हारा नौकर नहीं है, उसको वो तुम्हें देगा, अपनी मर्जी से देगा, मांगोगे तब भी नहीं देगा, अपने हिसाब से देगा। अब क्या कहते हैं बिल, मेरे दोस्त ने मुझे ये आश्वासन दिया कि जब मैं ये सब कर लूंगा तो मेरा परमात्मा के साथ एक नया संबंध स्थापित हो जाएगा। हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शराब छोड़ने नहीं आते, हम आए हैं परमात्मा से संबंध स्थापित करने। हमारे दूसरे चैप्टर में जब हरेश भाई बताएंगे उसके अंत में क्या लिखा हुआ है 29 पेज पे, कि यहाँ हर एक ऑथर ने अपनी कहानी में बताया है कि उसने अपने ईश्वर से संबंध कैसे स्थापित किया। कहीं नहीं लिखा कि उसने शराब कैसे छोड़ी। यहाँ में लिखते हैं, जब मैं ये सब कर लूंगा तो मेरा ईश्वर के साथ एक संपर्क हो जाएगा, एक संबंध बन जाएगा और मुझे जीवन का ऐसा मार्ग मिल जाएगा जो मेरी सारी समस्याओं का हल होगा। I have a design of life. AA is not a religion. AA is not a way of stopping drinking. AA is a way of life. ये जीवन का वो ढंग है जिसको मैं अपनाऊंगा, मैं खुश रहूंगा, I will travel and never having a thought of drink। ये जीवन का वो ढंग है और सारी समस्याओं का हल सिर्फ शराब ही नहीं, सारी समस्याएं, बेईमानी, स्वार्थीपन, ये सब चला जाएगा। मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, मेरा आदर्श तो यहीं पे है।
अब हमारी डॉक्टर शिल्पत ने अपने लेख में क्या लिखा था, इन लोगों के पास हजारों ऐसी समस्याओं का हल होगा, उन्होंने ये लिखा था, और लिखा था इन पे इनके हर कई बात पर विश्वास करो। ये म्यूटेड। मेरा मेरा कसूर नहीं, उसमें को आप जब करते हो ना स्क्रीन को छेड़खानी, तो मेरा बंद हो जाता है। प्लीज रुक जाइए, मेरा लाइट उड़ी जाती है, इसको मत Sorry. कीजिए। आप बाद में कर लीजिएगा। चलिए, मैं पढ़ के नहीं बोलता, मुझे अब मैं कहाँ था ये भूल जाता हूँ। एनीवे, चलिए, तो उन्होंने लिखा है आपके पास हजारों ऐसी समस्याओं का हल होगा। निकोटिन एनोनिमस, एल-एनॉन, नार्कोटिक एनोनिमस, सेक्स एनोनिमस, ओवरईटर्स एनोनिमस, सबके सब हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सिद्धांतों पर ही चलते हैं। इन्हीं से उधार लेकर उन्होंने संस्थाएं शुरू की है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास सब कुछ यही है। People have applied this in many areas and they have got it done, you know. तो उन्होंने लिखा है इस बात पर। अब बिल क्या कहते हैं कि सुन लिया कर लिया, वाह, ये बात तो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा भाई, लोग किताब पढ़ो हो गया। बिल क्या कहते हैं 14वें सफ़े पे जो लिखा है, दैट्स व्हाट, ये साधारण लगता है पर आसान नहीं, सिंपल बट नॉट इजी, ए प्राइस हैज टू बी पेड, कीमत चुकानी पड़ेगी। ये अभी रजेश जी बोल रहे थे कॉलेज एनोनिमस संस्था है, कोई चंदा नहीं, कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। पर यहाँ लिखा है कीमत चुकानी पड़ेगी, वो कीमत पैसे की नहीं। मुझे अपने आप को मारना है। आई हैव टू किल ओल्ड अनिल। बिल किल्ड हिमसेल्फ, ही गॉट अ न्यू बिल। अपने आत्म केंद्रता का विनाश, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ सेंटर्डनेस, जो जाकर 62 पेज पे दोबारा उन्हें उसका सारा दारोमदार प्रोग्राम का वही आ जाता है। our problem is the self centeredness. सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्म केंद्रता ही हमारी सारी समस्याओं का मूल है, वो जड़ है। आत्म केंद्रता क्या है? हजारों किस्म के डर, भय, स्वार्थता, भरम, बेईमानियां हम लोगों को हट करते हैं, लोग द्वेष करते हैं, लोग विद्रोह करते हैं। We place to ourselves to be hurt. हम अपने आप को उस जगह में लाते हैं कि लोग हमें हर्ट करें। लोगों को ऐसा मानना नहीं है मैं अपने आत्म केंद्रता के कारण लोगों को तंग करता हूँ। मेरी शराब का मुख्य कारण मेरी आत्म केंद्रता है, शराब की बोतल नहीं। शराब की बोतल ताकतवर नहीं है, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो अपने आप खुल सके, ठेके से आए, खुल जाए और मेरे गिलास में पड़ जाए और मैं मुझे पी जाए, बिल्कुल नहीं। मेरा मन चलाक है, वो मुझे ताकतवर है, वो बेईमान है, वो बेईमानी करता है, मुझे उसका इलाज करना है, शराब के ठेकों का नहीं। तो ये जब उन्होंने कहा मुझे, तब ये बिल को उसी वक्त एक क्रांतिकारी, जिसको व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस कहते हैं, बिल को एकदम ईश्वर के दर्शन हुए। उन्होंने इसको सडन कहा, वो सर का मैं पहाड़ों पे उड़ रहा हूँ, एक ठंडी हवा का झोंका, वो आसमानी हवाएं, सर की हवाएं जैसे होती हैं। बिल को एक आनंदमय, परमानंद जिसे कहते हैं, वो एहसास होना शुरू हो गया, परमानंद का एहसास। बिल आम लोगों को धीरे धीरे होता है, लेकिन बिल्कुल शक होने लगा कि मैं हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहे। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, फिर मुझे क्या हो रहा है जी, ये मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ? तो डॉक्टर का, यार बेटा तुझे जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, जो कुछ तुझे आज तक हुआ सबसे बढ़िया है। तू शराब नहीं पी रहा, तू परमात्मा की बात कर रहा है, तुझे परमात्मा ने एब्सोल्यूट इज़्ज़त की, एब्सोल्यूट गॉड, बड़ा अच्छा हो गया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, तो ऐसे चलता रहे। और बिल को यकीन हो गया जब उनके दोस्त डॉक्टर शिल्पवत ने उनकी मोहर लगा दी। डॉक्टर को पक्का यकीन नहीं था, लेकिन डॉक्टर शिल्पवत ने बाद में हमारे संस्थाओं के अन्य लोगों को देखा, उन्होंने जाना कि इन सबके साथ ऐसा होता है। तभी हमारी किताब में लिखा हुआ है आध्यात्मिक अनुभव, हम सबके साथ आध्यात्मिक अनुभव होता है। धीरे हुए, जल तेज हुए अलग बात है, लेकिन बिना आध्यात्मिक अनुभव हुए हम शराब से छुटकारा नहीं पाते। हम ऐसा, अगर आप पढ़ेंगे, एक सोच का हमने टैप कर लिया, एक एनर्जी को, एक ऊर्जा को, जिसे हम ईश्वरीय ताकत कहते हैं, उच्च शक्ति कहते हैं,
और बिल ने इसका एहसास किया। अब मेरे दोस्त ने उनको बिल को ये कहा, ये तो जब सब करेगा, पर इन सारे नियमों को अपनी जिंदगी में लागू जरूर करना। Having had a spiritual awakening, take this message to other alcoholic and practice these principles in all your daily affairs. वो 12वां कदम तब था नहीं, उसके दोस्त ने बताया, वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप की जो 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 गाइडेंस थी उसके हिसाब से। पर उसके साथ ये भी कहा कि इसको दूसरे शराबियों तक संदेश दो, जैसे उसका दोस्त एबी उनके पास देने आया था, क्योंकि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू शराब पी लेगा, विश्वास मर जाएगा, विदाउट वर्क द फेथ विल बी डेड। इसलिए तुझे जब तो आध्यात्मिक हो गया है, ये जागृति आ गई, तब उठ और जा दूसरों को संदेश दे। बिल ने ऐसा किया, हम सब जिंदा इसलिए को बिल ने ऐसा किया। और उन्होंने कहा यदि कोई शराबी अपने कार्य और दूसरों के प्रति अपने समर्पण द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने और पूर्ण बनाने में असफल रहता है, तो वह आगे आने वाली कठिनाइयों और परीक्षा की घड़ी में अपने आप को बचा नहीं सकेगा। इस बात को देखिए, यदि उसने कार्य नहीं किया तो निश्चित ही वह शराब पी लेगा, और शराब के साथ ही उसकी मौत निश्चित है, मौत के साथ ही उसका विश्वास मर जाएगा। बिल ठीक हो गए, उनको आध्यात्मिक जागृति आ गई, बिल सेहत भी ठीक हो गई, धीरे धीरे लगा। अब वॉल जो स्ट्रीट के दोस्त थे अभी उन पर यकीन नहीं करते थे। हम जब शराब छोड़ देते हैं तो ये नहीं कि हमारे परिवार हमारे यकीन करता है, कहीं समय लग जाता है। दे डोंट बिलीव, वी लॉस्ट आवर क्रेडिबिलिटी टू हाई। लोग हम सोसाइटी में यकीन नहीं करते ये शराब नहीं पी रहा होगा। इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। बड़े सालों तक हमें संदेह की नजरों से देखा जाता है। बिल्कुल उनके दोस्त ऐसे ही देखते थे। उनको थॉट भी उन्होंने लिखा है वेरी ऑनेस्टली कि he had been getting thoughts of drinking also। तो वो आत्मदया भी आ जाती थी। तो वो ऐसा कर जब होता था तो वो दूसरे शराबी के साथ काम करने के लिए चले जाते थे। वो जो पुराने अस्पताल में चले जाते थे, वो पूरा 6 महीने अस्पताल में जाते रहे, अन्य शराबी के साथ काम करते रहे, कोई भी ठीक नहीं हुआ। बिल ने लिखा कि मैं तो कम से कम ठीक होता रहता था, कोई ठीक हो ना हो। अब बिल ने पाया क्या? जब हम 5वां चैप्टर पढ़ते हैं हाउ इट वर्क्स, उसमें रोज आप रीडिंग करते हो। इफ यू वांट व्हाट वी हैव एंड यू आर रेडी टू गो टू एनी लेंथ, देन यू आर रेडी टू टेक सर्टेन स्टेप। इफ यू वांट व्हाट वी हैव, व्हाट डिड दे हैव? बिल ने क्या पाया? बिल के 100 दोस्तों ने क्या पाया? वो कहते हैं हमने बहुत सारे अच्छे मित्र बनाने शुरू किए, सोब्राइटी पाई, भगवान पाया, वो तो पाया। अब हमने सारे अच्छे मित्र बनाने शुरू किए, हमें भाईचारे की भावना बढ़ने लगी, हमें इसका हिस्सा होना अच्छा लगा। तनाव और कठिनाइयों के होते हुए भी हम जीवन का वास्तविक आनंद उठा रहे हैं। मैंने असंभव पारिवारिक समस्याओं को सुलझते हुए देखा है, मैंने कटुता और कलह को समाप्त होते देखा है, मैंने अस्पतालों से आए उन लोगों को देखा है जिन्होंने अपने परिवार और समाज में दोबारा अपना वही स्थान प्राप्त कर लिया जो वो शराब पीते गवा चुके थे। व्यापारियों और व्यावसायिक लोगों ने अपने व्यापार में पहले जैसी हैसियत पा ली है। शायद ही ऐसा कोई दुख या कठिनाई हो जिसे हम हल नहीं कर सके। अब उन्होंने लिखा है कि दूसरे शहरों में मीटिंगें शुरू हो गई, जहाँ लोग आते हैं, हजारों तब परिवार भी आते थे, साथ में एल्कोहलिक्स तो आते थे, और अन्य लोग जो आध्यात्मिकता पे विश्वास करते थे वो भी आने लगे थे। कुछ लोगों ने तो अपना घर दे दिया था मीटिंग करने के लिए। एक जब पहले बिल ने लिखा कि शराबी में डूबे शराबी को कोई प्यार नहीं करता, बिल्कुल, वी आर ऑलवेज रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, बाय फैमिली, बाय एवरीबॉडी, बट ए में वो लोगों को प्यार करते थे। बिल और बॉब नए शराबियों को अपने घर में रख लेते थे, हालांकि उनका ये तजर्बा बहुत अच्छा नहीं हुआ था। एक शख्स की बात की है कि उसने बिल के घर में आत्महत्या कर ली थी, वो झंझट में पड़ गए थे। बाद में उन्होंने आगे जब पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि हमें कैसे करना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि हम वी आर नॉट अ बड़ी सड़ियल से आदमी नहीं है कि हम शराब छोड़ दिए मुंह लटका के बैठ जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, वी आर नॉट अ ग्लम लॉट। आगे भी लिखा है, बड़ी बात लिखा है, हम जीवन का आनंद लेते हैं। हम शराब छोड़ के ये नहीं कि हम मुंह लटका के बैठे मर गए लुट के, बिल्कुल भी नहीं। वी एंजॉय आवर लाइफ। आई एम 72 years old and I still feel very young। मुझे लगता है मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, मेरी वाइफ कैंसर पेशेंट है, बट आई नो प्रॉब्लम, वी एंजॉय आवर लाइफ टू हेल्थ, यू नो,
सबसे बढ़िया जिंदगी एंजॉय करते हैं। जीवन अब क्यों ना एंजॉय करें, हम क्यों ना हंसें, क्यों ना मुस्कुराएं। हमें जीवन मिला है दोबारा, और ईश्वर ने हमारी सारी समस्याएं दूर कर दी हैं, और हमें ये एक गुण दिया है, एक ताकत दी है कि हम दूसरे बंदे की मदद कर सकते हैं, उसको भी मौत के मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसी यूनिक पावर तो किसी को भी नहीं थी। मिल कहते हैं लेकिन इसकी कंडीशन है वो ये कि रोम रोम में 24 घंटे विश्वास का होना जरूरी है, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। द फेथ should rin and out of us 24 hours. तभी तो हमें क्या लिखा है, what we get is a daily reprieve contingent on the spiritual condition, maintenance of the spiritual condition. हमें जो मिलता है वो एक रोज की राहत है, जो हमारे आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करती है। शराब का छोड़ना, अन्य अन्य समस्याओं का दूर होना, वो एक दिन की राहत है, वो भी तब अगर मेरी आध्यात्मिक स्थिति दूर होगी। मार्ग ये कि मेरे अवगुण, मेरे पाप आज समाप्त होंगे। वर्किंग ऑफ द स्टेप्स। बिल लिखते हैं कि हम महसूस करते हैं यूटोपिया, आदर्श लोग देखने की जरूरत नहीं, वो यही है, हमारे बीच में ही है। हमें बाहर जाने की नहीं कि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग को इससे बेहतर नहीं हो सकता। बिल की रसोई में नवंबर 34 में बिल और एबी में जो बात हो रही थी उनकी रसोई घर में, वो बात बिल कहते हैं उस साधारण सी बात आज हर रोज इस पृथ्वी पर शांति और सद्भावना के विशाल दायरे के रूप में पड़ रही है। ह्यूज आज जो कर रहे हैं वो सारे का सारा वही है, उसी की मल्टीप्लिकेशन है। वो जो बिल और एबी नवंबर के रात को उस रसोई घर में कर रहे थे, आज हम टेक्नोलॉजी के कारण यहाँ जूम पर बैठे करें, पर कर वही रहे हैं जो बिल और एबी कर रहे थे। बिल हमारे सह संस्थापक 24 जनवरी 1971 को फ्लोरिडा में इनका देहांत हो गया था। ये वो शख्सियत थी, जैसे मैंने बताया 1999 में टाइम मैगजीन ने अपने कवर नोट पर बिल की फोटो छापनी चाहिए थी, वो इनकार कर दिया था। बिल्कुल तब जीवित थे तब भी कहा था, बिल ने इनकार कर देते थे। उन्होंने क्या लिखा है, द 100 इंपॉर्टेंट पीपल हु वर इम्पोर्टेंट इन दिस सेंचुरी 1920 में। बिल का उसमें 100 बंदों में नाम था। उन्होंने कहा था बिल डब्ल्यू द हीलर, जो उपचार करते, जो हील करते थे। धन्यवाद बहुत बहुत, नमस्कार, उम्मीद है। धन्यवाद।